तो मानवा की शुरुआत में हमें किताबों का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कहता है बचपन से ही मुझे कॉमिक्स हमेशा से बहुत पसंद थी, लेकिन जब भी मैं उन्हें पढ़ता था मुझे एहसास हुआ कि मेन कैरेक्टर्स बिल्कुल भी कूल नहीं थे। वो मेन कैरेक्टर्स बस कूल नहीं लगते थे, बल्कि असली में जो ट्रूली बकवास होते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अपनी असली पावर्स छिपा कर रखते हैं, और वो अपनी पावर्स सिर्फ तभी दिखाते हैं जब कोई बड़ी मुसीबत या खतरा आ जाए। और इसलिए जब से मैं छोटा था मैं एक ऐसा कैरेक्टर बनना चाहता था जो छुपके से ओवरपावर्ड हो। वक्त गुजरता गया और मैंने एक स्पेशल स्किल डेवलप कर ली जो दूसरों की छुपकर मदद करना। इतना कहते ही ग्रैंडमा ने पीछे घूमकर देखी, पर वो हमारे एमसी को नहीं देख पाई क्योंकि हमारा एमसी किधर छुप गया है। ग्रैंडमा कहती है ये इतना हल्का क्यों लग रहा है। नेक्स्ट पैनल में एमसी छुपते हुए कहता है ये पहाड़ चढ़ना यूजुअली एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब मैं इस गाड़ी को अकेला खींचता हूं। और ग्रैंडमा जाती हुई सोचती है ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। हम एमसी को देखते हैं जो कहता है फ्यू, बाल बाल बच गया, वो बस मुझे देखने ही वाली थी, मुझे आज के लिए बस कर देना चाहिए इससे पहले कि मैं और ज्यादा मदद करते हुए पकड़ा जाऊं। शायद मुझे कल उस फल वाले आदमी की मदद करनी चाहिए। और जिस दिन मुझे छुपकर लोगों की मदद करते हुए 10 साल पूरे हुए, मैंने एक और दिन कैसे भी करके निकाल लिया, लेकिन मुझे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। नेक्स्ट पैनल में हमारा एमसी आफ्टर लाइफ में पहुंच जाता है और शॉक होकर कहता है मैं कहाँ हूँ, क्या अभी अभी मेरा ट्रक से एक्सीडेंट नहीं हुआ था। एमसी के इतना कहते ही नेक्स्ट पैनल में हमें पापा की परी आती हुई दिखाई जाती है जो कहती है ये स्वॉर्ड और मैजिक की दुनिया है और मैंने तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रही थी कब से, एक शुद्ध और नेक आत्मा। मैं हर्षिया हूँ, रीइंकार्नेशन की गॉडेस। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देने के लिए इंतजार कर रही थी। इतना सुनते ही एमसी जो अभी भी शॉक में है उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन एमसी हिम्मत करके कहता है तुम इंतजार कर रही थी, क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझे जानती हो। गॉडेस का सीन दिखाया जाता है जो कहती है हाँ बिल्कुल, तुम इस दुनिया के उन कुछ चुनिंदा सेंट्स में से एक हो जो छुप कर दूसरों की मदद करते हैं। बहुत से गॉड्स तुम्हारे नेक कामों से बहुत खुश हैं। गॉडेस के इतना कहते ही हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो निराश होकर कहता है तो मैंने छुपकर रहने की इतनी कोशिश की लेकिन फिर भी मैं इसे देवताओं से नहीं छुपा सका। एमसी के इतना कहते ही गॉडेस भी सोचती है और कहती है तुम तो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग हो। मैं हर्षिया, गॉडेस ऑफ वॉर, तुम्हें एक डिवाइन ब्लेसिंग प्रदान करती हूँ। वेट, अरे यार मुझे ये समझ नहीं आया। इस पापा की परी ने पहले कहा था कि मैं रीइंकार्नेशन की गॉडेस हूं, लेकिन अब गॉडेस ऑफ वॉर बन गई। ये रॉन्ग नंबर है। खैर छोड़ो, हम मानवा को कंटिन्यू करते हैं। गॉडेस कहती है तुम इस दुनिया में जो चाहो वो बन सकते हो, एक वॉरियर, एक डीमन किंग या फिर एक ड्रैगन भी, यहाँ तक कि एक राजा भी। अब चूज करो तुम क्या बनना चाहोगे। इतना सुनते ही हमारा एमसी आंखों में चमक लेकर कहता है एक छुपकर रहने वाला ओवरपावर्ड डरपोक। ये सुनकर गॉडेस भी बोलती है एक छुपकर क्या। फिर हमारा एमसी चिल्लाकर साफ साफ कहता है एक छुपकर रहने वाला ओपी डरपोक, मुझे एक छुपकर रहने वाले ओपी डरपोक में बदल दो। गॉडेस कहती है क्या तुम्हें एक छुपकर रहने वाला ओपी डरपोक बनना है। हमारा एमसी जो कांप रहा होता है कहता है मैं हमेशा से यही चाहता था। फिर हमें एमसी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है छुपकर किसी को पंखे की हवा देना, छुपकर जगह की सफाई करना, ये एक असली सीक्रेटली ओपी विम्प होना नहीं है। ये सब तो बहुत मामूली है। एक असली सीक्रेटली ओपी विम्प को हमेशा कमजोर समझा जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो ऐसी ताकत दिखाता है जो सबको हैरान कर दे। और वहां जो भी लोग होंगे वो कहेंगे हैं उस डरपोक के पास इतनी ताकत कहां से आई। यही फीलिंग मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। एमसी के इतना कहते ही गॉडेस का सीन दिखाया जाता है जो सोचती है मैं समझ गई, उसके पास अद्भुत शक्ति है लेकिन लोग उसे कमजोर समझते हैं और उसे अपनी ताकत छुपानी ही होगी। ठीक है, मैं समझ गई, तुम एक नई दुनिया में दोबारा रीबॉर्न लोगे, एक मामूली खानदान के वारिस के रूप में। इतना सुनते ही हमारा एमसी कहता है ओ। फिर गॉडेस कहती है लेकिन तुम किसी भी वॉरियर, डीमन किंग, ड्रैगन या किसी भी दूसरे जीव से कहीं ज्यादा ताकतवर होगे, लेकिन अगर तुम्हारी ताकत का किसी को पता चला तो तुम्हारा दिल फट जाएगा। अब जैसे तुमने विश की थी तुम्हें हर हाल में अपनी शक्तियों को छुपाना होगा। इतना सुनते ही एमसी शॉक हो जाता है और कहता है रुकें एक मिनट, मेरा दिल फटना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट पैनल में गॉडेस कहती रहती है कि अपनी अपार शक्ति के साथ तुम तन्हाई के लिए बने हो, काश तुम अपनी इन नायाब शक्तियों से दुनिया में अमन ला सको। हमारा एमसी बार बार बोल रहा होता है नहीं, अरे मुझे अभी दोबारा जिंदा मत करो। एमसी के इतना कहते ही नेक्स्ट पैनल में एमसी हमें बताता है कि 2 साल बीत चुके हैं मुझे इस दुनिया में आए हुए, और क्या ही गॉडेस है वो भी, उसने तो मेरी रिक्वेस्ट ही नहीं समझी। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ का सबसे ताकतवर बीइंग हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैं अपनी पावर्स के बारे में शिकायत नहीं कर सकता। इतने कहते ही वुल्फ मॉन्स्टर पूरी तरह से डर चुका होता है। वो वुल्फ मॉन्स्टर अचानक से अपनी पावर यूज करके भागने लगता है और एमसी उसे देखकर कहता है देखो उसे कैसे जा रहा है, पर शुक्र है मेरा दिल नहीं फटता जब बीस्ट्स को मेरी ताकत का पता चलता है। एमसी के इतना कहते ही नेक्स्ट पैनल में एमसी उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। एमसी कहता है फाइनली ये आखिरी था,
देखते हैं मुझे अब कोई और बीस्ट नहीं दिख रहा, ना ही कोई इंसान। अब शायद मुझे वापस अपने विलेज चलना चाहिए। सो फाइनली एमसी का नेम बताया जाता है जो है यूरियन, और वो भी 9 ईयर का है। नेक्स्ट पैनल में हमें यूरियन के विलेज का सीन दिखाया जाता है और कोई हमारे एमसी का नेम लेता है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाते हैं जो यूरियन से कहती है, कहाँ थे तुम इतने दिन? यूरियन कहता है, सॉरी एरा, मेरे पेट में दर्द था। इतना बोलकर वो बात टाल देता है, लेकिन एरा कहती है, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, तुम्हें पता है तुम कितने कमजोर हो। मैंने कहा था कि अकेले मत घुमा करो। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस इलाके में कितने वुल्फ बीस्ट्स घूमते हैं। लेकिन हमारा यूरियन अपने मन में हंसते हुए एरा को सॉरी कहता है। नेक्स्ट सीन में एरा के पीछे से कुछ और लड़कियां आकर कहती हैं, लेकिन मैंने आजकल आसपास कोई वुल्फ बीस्ट्स नहीं देखे। दूसरी वाली भी कहती है, मैंने भी नहीं। एरा सबको बताती है कि उनके होते हुए फसल उगाना कितना मुश्किल होता था। ये सब पक्का प्रीस्ट की प्रेयर का असर है। फसल उगाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। काश हमें फिर कभी वो बीस्ट देखने ना मिले। ये सब सुनकर यूरियन मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। तभी अचानक से यूरियन के पीछे से एक आदमी आकर उसका बाल पकड़ लेता है और कहता है, अबे ओए नालायक, दोबारा कभी अकेले मत घूमना, समझ गया? इतना कहते ही वो आदमी यूरियन को दूर फेंक देता है और अगले ही पल एरा चिंतित हो जाती है और हमारे एमसी के पास आकर यूरियन का नाम लेती रहती है। पीछे से वही आदमी कहता है, मैंने तुझे इसलिए रखा क्योंकि तू छोटा है, पर तू तो नाटा, कमजोर और निकम्मा है। एरा और यूरियन को दिखाया जाता है। एरा एमसी से कहती है, यूरियन क्या तुम ठीक हो? लेकिन यूरियन जो कमजोर होने का नाटक कर रहा होता है कहता है, माफ कीजिए सर। यूरियन मन ही मन हंस रहा होता है और सोचता है पावर्स को छुपाने का मिशन सक्सेस हो गया। नेक्स्ट सीन में वो आदमी उन दोनों लड़कियों को गुस्से से देखता है और कहता है, अब इंतजार किस बात का है, चलो बाहर जाओ और झाड़ू लगाना शुरू करो। इतना बोलते ही वो दोनों लड़कियां जल्दी से झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं। बैकग्राउंड में एमसी अपने मन में कहता है, किसी को नहीं पता कि मैंने अभी अभी वुल्फ मॉन्स्टर के एक पूरे झुंड को खत्म किया है। फिर वो आदमी सबसे कहता है, क्या तुम सबने गाना याद कर लिया है? जिन्होंने नहीं किया मैं उन्हें वुल्फ मॉन्स्टर के सामने फेंक दूंगा। नेक्स्ट पैनल में एमसी कहता है, मैं फाइनली एक असली सीक्रेटली ओवरपावर्ड विम बन गया हूं। मैं खुश हूं, भले ही मैं एक ऑर्फन हूं। फिर हमें वही दोनों लड़कियां दिखाई जाती हैं। पहली लड़की कहती है, मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि हमारा ख्याल रखा जाता है, और दूसरी कहती है, मैं भी बहुत खुश हूं, लेकिन सच में वो खुश नहीं लगती। नेक्स्ट पैनल में एरा और यूरियन का सीन दिखता है। एरा कहती है, ये विलेजर्स अपना खाना हमारे साथ बांटते हैं, हम भी कुछ वापस देना चाहते हैं। देखो हमारा हौसला बढ़ाओ जब हम गाते हैं। विलेजर्स में से एक औरत कहती है, देखो बच्चे फिर से बाहर झाड़ू लगा रहे हैं। मैंने सुना है कि वो ये सब अपने दिल की अच्छाई से करते हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं ये। डायरेक्टर वाकई काबिले तारीफ हैं। उन अनाथों को सहारा दिया जिनका कहीं ठिकाना नहीं था। भला मैं इस आश्रम की मदद क्यों ना करूं? हनी, इन बच्चों को एक चिकन दे दो। इतना सुनते ही सारे बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। नेक्स्ट सीन में डिनर टेबल दिखता है जहां बहुत सारे डिशेज रखे होते हैं और वही डायरेक्टर उस चिकन को बड़े मजे से खाता दिखता है। नेक्स्ट पैनल में एक प्लेट में थोड़े से पोटैटोज दिखते हैं जिन्हें देखकर यूरियन मायूस हो जाता है। सारे बच्चों को सिर्फ आलू ही मिले होते हैं। एमसी कहता है, हमें सिर्फ आलू ही क्यों मिलते हैं? 4 बच्चों में से एक लड़की एरा से कहती है, एरा, उस आंटी ने हमें मुर्गी खाने के लिए दी थी, फिर हमें सिर्फ आलू ही क्यों मिल रहे हैं? इतना सुनते ही दूसरी लड़की कहती है, चुप कर और खाना खा। सड़क पर भूखे मरने से बेहतर है कि छत के नीचे हमें पोटैटोज तो खाने मिल रहे हैं। ये सुनकर वो लड़की भी उदास हो जाती है। ये सब देखकर एमसी मन ही मन सोचता है, वो मनहूस डायरेक्टर। तभी एरा सबसे कहती है, सुनो सब लोग, ये लो, आज के खाने में एक स्पेशल ट्रीट है। सबकी आंखों में चमक आ जाती है और सब एक साथ कहते हैं कि क्या ये अंडे, एग्स हैं? नेक्स्ट सीन में एरा कहती है, मैंने इसे उस औरत से पहले ही ले लिया था, अभी खा लो इससे पहले कि डायरेक्टर तुम्हें देख ले, या फिर इसे आलू के साथ मिला लो। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं, एरा तुम सबसे अच्छी हो। एक लड़की कहती है, मैं इसे अभी खाना चाहती हूँ। एमसी भी लार टपकाते हुए सोचता है, उबले हुए अंडे, बहुत साल हो गए मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। तभी एरा एमसी को बुलाकर कहती है, मेरा वाला भी तुम खा सकती हो। ये सुनकर एरा हैरान हो जाती है। एरा यूरियन को समझाती है, तुम बहुत दुबले हो, अगर तुम और दुबले हुए तो डायरेक्टर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर यूरियन कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम अपना अंडा खा सकती हो। लेकिन ईरा नहीं मान रही होती है। वो जबरदस्ती कर कहती है, नहीं, तुम्हें इसे खाना ही होगा, वरना तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सब सुनकर एमसीपी कहता है, मैं ठीक रहूंगा, मैं कसम खाता हूँ। फिर अचानक ईरा को रियलाइज होता है कि वो यूरियन के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गई थी, जिसकी वजह से ईरा बहुत ही ब्लश कर रही होती है। ये सब देखकर एमसी अपने मन में हंसते हुए सोचता है, हा, खाते रहो ईरा, वो इसलिए नहीं था कि मुझे भूख लगी है। फिर हमें एमसी के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां एमसी कहता है, जब मैं पहली बार इस वर्ल्ड में आया था तब मैं किसी से मार खा रहा था। बैकग्राउंड में कोई कहता है, तुम छोटे चूहे।
नेक्स्ट पैनल में हमें एमसी को दिखाया जाता है जो अधमरा पड़ा होता है और वही आदमी कहता है, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मेरी शॉप से दूर रहो, तुम मेरे सारे कस्टमर को डरा रहे हो, अगर तुम मुझे यहाँ फिर से दिखे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एमसी अपनी अधमरी हालत में कहता है, ऑर्फनेज की वो जिंदगी किसी हेल से कम नहीं थी, कोई भी हमें बचाने वाला नहीं था और हर मोड़ पर वायलेंस का साया था। हाँ, शायद मैंने भी इसमें कुछ हद तक अपनी मर्जी से हिस्सा लिया था, लेकिन ये ज्यादा ही हार्श है। अगले पैनल में हमें ईरा को दिखाया जाता है जो पहली बार हमारे एमसी के सामने आई थी, एक एंजल की तरह। ईरा कहती है, तुम भी जरूर एक ऑर्फन ही होगे। हेलो, मेरा नाम ईरा है, इधर आओ, मेरे साथ चलो। बट डायरेक्टर कोई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वहां तुम्हें रहने की जगह और खाना मिल जाएगा। ये सब कहते हुए ईरा उसे एक पटेटो ऑफर करती है जिसे एमसी एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट पैनल में ईरा एमसी को डायरेक्टर के पास ले आती है और डायरेक्टर से कहती है, प्लीज डायरेक्टर इसे अंदर ले लीजिए। लेकिन डायरेक्टर कहता है, ये तो अभी एक छोटा बच्चा है। लेकिन ईरा कहती है, ये आपके लिए बहुत मेहनत करेगा, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। ये सब सोचते हुए एमसी फ्लैशबैक से बाहर आता है और कहता है, उनकी काइंडनेस कभी नहीं बदलती। एमसी ईरा के हाथ से एग लेकर ईरा के मुंह में डालकर कहता है, ईरा चलो हम मैजिक स्कूल चलते हैं। ये सुनकर ईरा भी सोचती है और बोलती है, हाँ, वो किसी भी बैकग्राउंड के लोगों को अंदर लेते हैं और मैंने सुना है कि वहां तुम जितना चाहो उतना स्वादिष्ट खाना खा सकते हो। स्वादिष्ट खाने की बात सुनकर वे दोनों बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं मैजिक स्कूल जाने के लिए। इतना सुनकर ईरा क्लोज आकर बोलती है, ठीक है, चलो हम सब साथ चलते हैं। इतना सब देखकर एमसी को फैमिली जैसी फीलिंग आती है। ईरा कहती है, हम साथ मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे और मैजिक स्कूल जाएंगे। नेक्स्ट पैनल में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां डायरेक्टर कहता है, बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, आज ईरा को अडॉप्ट कर लिया जाएगा, चलो उसे बधाई देते हैं। ये सब सुनकर एमसी शॉक हो जाता है, लेकिन ईरा सबसे कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम सबके साथ नहीं रह सकी। ये सब सुनकर उन दोनों लड़कियों में से एक कहती है, ऐसी बात मत करो, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश है। और दूसरी कहती है, मुझे तो बहुत जेलसी हो रही है। फिर से हमें डायरेक्टर दिखाया जाता है जो कहता है, मेरे पास एक और अच्छी खबर है जो खास यूरियन के लिए है। फिर डायरेक्टर एमसी के करीब जाकर कहता है, तुम्हें वुल्फ गॉड की सैक्रिफाइस के लिए चुना गया है, बहुत बहुत बधाई हो। डायरेक्टर के इतना कहते ही ईरा घबरा जाती है और कहती है, रुकिए डायरेक्टर, आपने तो वादा किया था, आपने कहा था कि अगर मैं अडॉप्ट होने के लिए मान जाऊं तो आप यूरियन का ख्याल रखेंगे। लेकिन डायरेक्टर ईरा की बात को इग्नोर करता है और यूरियन से कहता है, यूरियन, क्या तुम्हें पता है कि आजकल वुल्फ पीस इतने कम क्यों हो गए हैं? यूरियन हाँ में जवाब देता है, लेकिन डायरेक्टर कहता है, खैर, तुम जो भी सोच रहे हो तुम गलत हो। उनके ना दिखने की असली वजह यह है कि हम वुल्फ गॉड को नियमित रूप से खाना खिला रहे हैं। वुल्फ गॉड को बच्चों का मीट सबसे ज्यादा पसंद है। तुम कमजोर और छोटे हो, इसलिए तुम कभी एक अच्छे लेबरर नहीं बन पाओगे, बल्कि तुम्हारी सैक्रिफाइस इस विलेज की रक्षा करेगी। सब लोग चलो, यूरियन को बधाई दो। ये सब सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है, तो इसलिए ये इस ऑर्फनेज को चलाता है। लेकिन पीछे से ईरा चिल्लाकर कहती है, डायरेक्टर, मेरी सैक्रिफाइस ले लीजिए, इसकी जगह प्लीज यूरियन को जिंदा रहने दीजिए। ये सुनकर डायरेक्टर ईरा के करीब जाकर कहता है, मैं अपने माल पर एक स्क्रैच भी नहीं आने दे सकता। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? पर यह बात फिर कभी मत कहना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं यूरियन और बाकी बच्चों को भी वुल्फ्स का खाना बना दूंगा। तो अब यूरियन को छोड़कर सभी बाहर जाओ और झाड़ू लगाओ। नेक्स्ट सीन में हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कहता है, साह, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे उस वुल्फ गॉड को मार देना चाहिए या बस एक सीक्रेट ट्रिप पर निकल जाना चाहिए? तभी एमसी का कोई नाम पुकारता है जिसे देखकर एमसी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ईरा? जिसने एमसी का नाम लिया था वो ईरा होती है जो सैक्रिफाइस की जगह पर आ जाती है। एमसी ईरा से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे बालों को क्या हुआ? जो सुनकर ईरा कहती है, क्या लगता है तुम्हें, मैंने इसे खुद काटा है और क्या मैं अब तुम्हारी तरह दिख रही हूँ? यूरियन, हमारे पास बात करने का वक्त नहीं है, सो जल्दी मेरे साथ कपड़े बदलो। और हाँ, ये एक लड़की के कपड़े हैं, पर ये तुम्हें आ जाएंगे क्योंकि तुम दुबले पतले हो। ये सब सुनकर एमसी जो पहले से ही शौक में था कहता है, लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ईरा कहती है, क्योंकि मैं सैक्रिफाइस बनने जा रही हूँ। एमसी शॉक होकर कहता है, क्या सैक्रिफाइस? क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या होता है, एक सैक्रिफाइस बनने का असली मतलब? ईरा कहती है, हाँ, मुझे पता है, मेरा छोटा भाई भी एक सैक्रिफाइस ही था। यूरियन, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे लगा मेरा भाई दोबारा जिंदा होकर आ गया है। वो रिजेम्बलेंस इतनी हैरान कर देने वाली थी, शायद इसीलिए मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए इतनी मजबूर महसूस कर रही थी। मैं अपने भाई की जिंदगी दोबारा छीनते हुए नहीं देख सकती, इसलिए प्लीज जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ। ये सब ईरा के मुंह से सुनकर यूरियन ईरा से कहता है, तो फिर चलो साथ में यहाँ से निकलते हैं, तुम खुद को सैक्रिफाइस बनने के लिए क्यों ऑफर कर रही हो? लेकिन ईरा कहती है, नहीं यूरियन, वो हमें ढूंढ लेंगे, बड़े लोग बहुत तेज होते हैं। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, जब डायरेक्टर मेरे बाल देखेगा तो वो पक्का मुझे बहुत पीटेगा। तुम्हें तो पता है ना, वो एक बार शुरू होता है तो रुकता नहीं। अगर तुम तब भाग गए तो कम से कम गांव से तो बाहर निकल ही जाओगे। तो यूरियन प्लीज जिंदा रहना हम दोनों के लिए, और जिस परिवार ने मुझे अडॉप्ट किया है वो लोग अच्छे नहीं है।
ऐसी जगह रहने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हें ही बचा लूं। एमसी अपने मन में गुस्से से सोचता है, ये वो शब्द नहीं है जो एक 10 साल की लड़की को कहना चाहिए। मेरे पास इतनी इमेंस पावर्स हैं। लेकिन फिर भी एमसी के इतना कहते ही वहां डायरेक्टर आ जाता है और कहता है, ईरा तुम्हारे बालों को क्या हुआ? ये सुनकर दोनों एकदम डर जाते हैं। डायरेक्टर के हाथ में नाइफ देखकर वो कहता है, तुमने अपने साथ ये क्या कर दिया है? ये देखकर यूरियन अपनी पावर को एक जगह इकट्ठा नहीं वाला होता है कि अचानक उसे अपने हार्ट में दर्द महसूस होता है। उसे याद आता है कि उस गॉडेस ने कहा था कि अगर तुम्हारी शक्तियों का पता चल गया तो तुम्हारा दिल फट जाएगा। ये याद करके एमसी कहता है, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? नेक्स्ट पैनल में डायरेक्टर सीधा ईरा के पास आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा तो तू ही है जो सैक्रिफाइस बनना चाहती है? तू तो बिल्कुल अपने भाई की तरह है। लेकिन ईरा, मुझे तुम्हें एक दिलचस्प बात बताने दो कि असल में मैं ही वुल्फ गॉड हूँ और मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा था। उसका मीट मैंने वुल्फ्स को खिला दिया और उसके ऑर्गन्स बहुत बड़ी कीमत पर बेच दिए। वो मरकर कम से कम किसी काम तो आया। उस जैसे बेकार अनाथ के लिए कितना बड़ा सम्मान था। वो मरते वक्त भी एक अच्छा बच्चा बना रहा। उसने कहा कि वो सैक्रिफाइस बनकर खुश है ताकि वो किसी काम आ सके। डायरेक्टर पागलों जैसा हंसता रहता है। वो सच में एक अच्छा बच्चा था। क्या तू मर गई? ये सब देखकर एमसी एकदम सीधा खड़ा रह जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उस गुस्से को बाहर नहीं निकाल पा रहा होता। तभी डायरेक्टर एमसी से कहता है, यूरियन तेरी सिस्टर तो मर गई, ईरा जिसने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन फिक्र मत करो, तुम भी जल्दी उसके पास पहुंचोगे। एमसी अपने अच्छे मेमोरीज याद करता है जो उसने ईरा के साथ बिताई थी। फिर कहता है, मैं किस चीज़ का इंतजार कर रहा था? जिसे सुनकर डायरेक्टर भी कहता है, क्या? उसी समय एमसी का सीन दिखाया जाता है जो सोचता है, लेकिन अगर मैं पूछ सकूं तो, जहां हमें गॉडेस का सीन दिखाया जाता है जो कहती है, एक छुपा हुआ ओवरपावर्ड विम भी क्यों? तुम चाहो तो एक वॉरियर या एक डीमन किंग बन सकते हो, वो ज़्यादा सही लगता है। तभी गॉडेस हमारे एमसी से पूछ लेती है, क्या ये सिर्फ अपनी शक्ति को दूसरों से छुपाने के लिए है? जिसे सुनकर एमसी कहता है, हाँ, एक वॉरियर या एक डीमन किंग को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो या डीमंस के लिए, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मैं तो बस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उन लोगों को बचाने के लिए करना चाहता हूँ जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ। नेक्स्ट पैनल में हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे एमसी का स्लैश लग चुका होता है और अगले ही पल उसका हेड गायब हो चुका होता है। डायरेक्टर जो एक ही अटैक में खत्म हो चुका होता है, उसके हाथ से ईरा गिर रही होती है। तभी उसी पल एमसी जाकर उसे पकड़ लेता है और बार बार ईरा का नाम लेता है और कहता है, मैं बहुत लेट हो गया, मुझे माफ कर दो ईरा। इतना कहते ही ईरा अचानक से खांसने लगती है, जिससे पता चलता है कि ईरा अभी तक मरी नहीं है। जिसे सुनकर यूरियन को राहत की सांस आती है और ईरा को हमारा एमसी अपनी हीलिंग मैजिक से हील करता है, जिसकी वजह से ईरा के सारे घाव भर जाते हैं। एमसी अपने मन में कहता है, शुक्र है गॉड का कि मुझे देर नहीं हुई, लेकिन मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। नेक्स्ट पैनल में एमसी को दिखाते हैं जो कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहता है, हाँ, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ? इतना कहते ही एमसी उसी डायरेक्टर को देखता है जिसे उसने थोड़ी देर पहले अपनी पावर से मारा था, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो अभी तक क्यों नहीं मरा। एमसी कहता है, तो ये बात है, अगर वो इंसान मेरी पावर्स का पता लगाए बिना ही मर जाता है तो मेरा दिल सलामत रहता है। तो चैप्टर 2 की शुरुआत में एमसी हमें बताता है, गॉडेस हर्सिया का शुक्रिया कि मैंने इस दुनिया में कदम रखा और मैंने उस दुष्ट डायरेक्टर से एरा को बचा लिया। एमसी के इतना कहते ही फिर हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी एक बड़े से फॉरेस्ट मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। फिर एमसी उसे मासूमियत से देखता है और वो मॉन्स्टर भी उसे मासूमियत से देखता है। तभी एमसी को अचानक से याद आता है कि ओह, आज दूध पीना भूल गया है। एमसी टेंशन में कहता है, नहीं नहीं नहीं, पिछले 4 सालों में मेरी ग्रोथ मुश्किल से ही बढ़ी है। फिर एमसी अपनी फिंगर से गिनते हुए कहता है, एक 13 साल के बच्चे की एवरेज हाइट क्या होती है? लेकिन मॉन्स्टर जिससे अब रहा नहीं जाता वो यूरियन पर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी उसे भी एक ही पंच में खत्म कर देता है। एमसी उसी मॉन्स्टर के हेड को देखकर सोचता है, क्या एंटलर्स खाने से लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है? नेक्स्ट पैनल में हमें एक चर्च को दिखाया जाता है जहां कोई एरा और यूरियन का नाम लेता है और कहता है, अब आप दोनों इतने बड़े हो गए हैं कि स्कूल ऑफ मैजिक की एंट्रेंस एग्जाम दे सकें, और क्या आप लोगों ने एग्जाम की तैयारी कर ली है? और जो ये सब कह रही होती हैं उनका नाम सिस्टर आर्लिन है। एमसी हमें बताता है, डायरेक्टर की मौत के बाद सिस्टर आर्लिन ने हमें अपने पास रख लिया। हमें उन 2 बच्चों को भी दिखाया जाता है जो अब बड़े हो गए होते हैं और एरा और यूरियन को मोटिवेट कर रहे होते हैं। सिस्टर आर्लिन कहती हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें गॉड्स की कोई अच्छी मर्जी होगी कि उन्होंने सिर्फ उस डायरेक्टर को ही अपने पास बुलाया और आप दोनों को जिंदा रखा। हमारे भगवान की कृपा आप दोनों पर स्कूल ऑफ मैजिक की एंट्रेंस एग्जाम के दौरान बनी रहे। जिसे सुनकर एरा सिस्टर को कहती है, थैंक्स, हम बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, द स्कूल ऑफ मैजिक ऑर्फनेज के उन बुरे दिनों से ही ये जगह हमारे सपनों का ठिकाना रहा है, और ये वो जगह भी है जहां जाने के लिए मैं कब से तरस रहा था। मैं पिछले 4 सालों से बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, सिर्फ मॉन्स्टर्स को मार मार कर।
लेकिन अब स्कूल ऑफ मैजिक में मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ सब मुझे बुली करेंगे। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है तो आपको तो पता ही है क्या होगा। मैजिक स्कूल में हर हीरो को पूरी तरह से बुली किया जाता है। ही मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा। नेक्स्ट पैनल में हमें द रॉयल स्कूल ऑफ मैजिक दिखाया जाता है, जिसे खुद रॉयल फैमिली ने एस्टैब्लिश किया है। और उनके नियमों में ये होता है कि जो किसी भी तरह के बैकग्राउंड से आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ाते हैं और उन्हें इस तरह तैयार करता है ताकि वो मॉन्स्टर्स के खिलाफ सिटीजन्स की रक्षा कर सकें। और आज स्कूल ऑफ मैजिक की एंट्रेंस एग्ज़ाम है। नेक्स्ट पैनल में हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें एक लड़का दिखता है जो नोबल होता है, जिसका नाम क्रिस होता है। वो कहता है क्रिस का सुनने का गाना। तो यही है रॉयल स्कूल ऑफ मैजिक। इसका एंट्रेंस भी क्या शानदार है। जैसा कि उम्मीद थी, ज़्यादातर लोगों ने ब्लू कलर के बैज पहने हुए हैं, मतलब ये भी मेरी तरह ही नोबल्स लोग हैं। लेकिन रुको, एक रेड बैज मतलब क्या, एक प्रिंसेस है। ऐसा लगता है कि इस साल की एंट्रेंस एग्जाम एक बार फिर एक बड़ा चैलेंज साबित होगी। इतना कह कहकर उसका ध्यान एरा पर चला जाता है, जो कहती है यूरियन तुम इतना नर्वस मत हो। जिसे देखकर क्रिस शॉक होकर कहता है हाँ ये क्या है, एक ब्लैक बैच। फिर वही नोबल हमारे यूरियन और एरा के पास आ जाता है, जिससे यूरियन को पता चल जाता है। नेक्स्ट सीन में वही नोबल हमारे एरा और एमसी के पास आकर बोलता है कि सच है स्कूल सबका वेलकम करता है, लेकिन ये सोचना भी अजीब है कि इतने मामूली बैकग्राउंड के लोग यहाँ आने का सपना देखने की हिम्मत भी करते हैं। और ये ब्लैक बैच तो लो बॉर्न के हैं, क्या इन्हें पढ़ना भी आता है? चलो ये दो तो ऐसे हैं जिनकी हमें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये एग्ज़ाम में फेल ही होंगे, लेकिन मैं उनकी कोशिश की तारीफ करता हूँ। तुम दोनों को तो मेरे जैसे मैजेस्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें ये मौका दिया। ये सब सुनकर यूरियन को मज़ा आ रहा होता है और वो अपने मन में खुश होता है कि यही तो एक परफेक्ट स्टार्ट है मेरे जैसे सीक्रेटली ओवरपावर्ड विम्प के लिए। लेकिन एरा गुस्से में बोल पड़ती है बस। इतना कहकर एरा यूरियन से कहती है चलो चलते हैं, जिसे देखकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है। उसी वक्त एरा गुस्से में जाते हुए कहती है यूरियन उनकी बातों पर ध्यान मत दो और चलो यहाँ से। ये ऐसे ही चूतिए हैं जो किसी इंसान की ट्रू वर्थ से ज़्यादा उसकी स्टेटस को अहमियत देते हैं। यूरियन कहता है हाँ लेकिन रुको, मेरे लिए धत्तेरी की। नेक्स्ट पैनल में स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां अनाउंसमेंट होती है कि 29 स्कूल ऑफ मैजिक एंट्रेंस एग्जाम शुरू किया जाए। फिर स्कूल ऑफ मैजिक के हेडमास्टर को दिखाया जाता है, जिनका नाम मेजिस है। वो कहते हैं एग्जामिनेशन का तरीका बहुत ही सादा है। स्कूल ऑफ मैजिक के स्टूडेंट्स का सबसे पहला फर्ज अपनी स्वॉर्ड और मैजिक का इस्तेमाल करके सिटीजन्स की हिफाजत करना है। इसलिए इस साल की एंट्रेंस एग्जाम में आपकी बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक का एग्जाम लिया जाएगा। ये कहते हुए एमसी को दिखाया जाता है, जहां कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हे देखो ब्लैक बैच, एक लोबॉन यहाँ क्या कर रहा है, क्या इन्हें स्वॉर्ड पकड़ना भी आता है? ये सब सुनकर एमसी खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट पैनल में एक आदमी दिखाया जाता है जो कहता है मैं गैरियन भी हूँ, स्वॉर्ड एग्जाम का इंस्ट्रक्टर, और इस एग्जाम में आपको दिए गए ट्रेनिंग स्वॉर्ड्स का ही इस्तेमाल करना होगा ताकि मेरे पीछे रखे इस डमी को काट सको एक ही बार में। जिसे देखकर स्टूडेंट्स कहते हैं क्या उसने अभी उसे एक पेपर की तरह चीर दिया, लेकिन वो तो एक हाथ की दूरी से भी ज्यादा दूर था। इंस्ट्रक्टर बताता है ठीक है, फिर जब मैं आपका नाम पुकारूं तो आगे बढ़िए। सबसे पहले टीएन। जिसे सुनकर टीएन घबराई हुई होती है और वुडन स्वॉर्ड लेकर डमी के पास आ जाती है। इंस्ट्रक्टर उससे कहता है जब आप तैयार हों तो शुरू करें। लेकिन टीएन पूछती है इंस्ट्रक्टर क्या हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे अगर हमने इसे एक ही स्ट्राइक में नहीं काटा तो? जिसे सुनकर इंस्ट्रक्टर बताता है हरगिज नहीं, हमें तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। आखिरकार तुम सब सिर्फ बच्चे ही हो, बस अपनी पूरी कोशिश करो और वैसा ही करो जैसा तुम आमतौर पर करते हो। ये सब सुनकर टीएन कहती है ठीक है। टीएन के इतना कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड से एक स्ट्राइक मारती है, लेकिन उस डमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर कहता है तुम तो उसे आधा भी नहीं काट पाए। नेक्स्ट अगली बारी क्रिश की होती है, जिसने हाफ किया होता है। फिर रिचल को दिखाया जाता है, जिसने भी हाफ किया होता है। अब इंस्ट्रक्टर हमारी एरा का नाम लेता है, जिसे सुनकर एरा थोड़ी डर जाती है, लेकिन एमसी उसे मोटिवेट करता हुआ कहता है एरा, ऐसा लगता है कि क्राइटेरिया ये है कि आप उसे आधा काट पाते हैं या नहीं, इसलिए ये तो आपके लिए बच्चों का खेल होना चाहिए। जो सुनकर एरा यूरियन से कहती है हाँ बिल्कुल तुमने सही बोला, थैंक्स यूरियन। फिर एरा अपनी वुडन स्वॉर्ड लेकर डमी के पास जाती है। इंस्ट्रक्टर एरा से कहते हैं जब आप तैयार हो जाएं तो स्ट्राइक करें। हमें फिर उन चूतिए स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो एरा को देखकर कहते हैं सही है, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इन चूतियों के साथ एग्जाम दे रहे हैं। ये सुनकर दूसरा स्टूडेंट भी सहमति जताता है। तीसरा स्टूडेंट कहता है वो तो शायद आधा भी नहीं काट पाएगी।
लेकिन हमारी एरा इन चूतियों की बातों पर ध्यान नहीं देती। वो पूरी तरह फोकस करती है और याद करती है 4 साल पहले मैं यूरियन की हिफाजत करने में नाकाम रही थी, जिसे याद करके एरा पूरी तरह फोकस होकर एक जबरदस्त स्लैश मारती है और पूरे डमी को बीच से कट कर देती है, जिसे देखकर तो इंस्ट्रक्टर तक हैरान हो जाते हैं और एमसी खुश हो जाता है, पर स्टूडेंट्स जिनकी गांड जल जाती है। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं वो पहली है जिसने इतनी क्लीन कट किया है, लेकिन वो तो सिर्फ एक ब्लैक बैच वाली है। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं उसने कौन सी तलवार इस्तेमाल की, मुझे भी वही चाहिए। एरा अपने मन में सोचती है अब से मैं भी अपने सिबलिंग्स की हिफाजत करूंगी, स्पेशली यूरियन की, क्योंकि वो बहुत वीक है। फिर हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो एक्सप्लेन करता है कि हमारे सामने जो डमी है उसके अंदर एक थिन मैना बार है, पर इसे सिर्फ ब्रूट फोर्स से काटना नामुमकिन है। ऐसे में इंसान को अपने हथियार में मैना इन्फ्यूज करना पड़ता है, लेकिन बड़े बड़े लोग भी इस स्किल में नाकाम रहते हैं और फिर भी इस छोटी सी लड़की ने इसे अपने इंस्टिंक्ट से हासिल कर लिया है। ये वाकई में टैलेंटेड है। इंस्ट्रक्टर के इतना कहते ही अगली बारी यूरियन की होती है, जो आता है, वुडन स्वॉर्ड लेता है और अपने अटैकिंग पोज में खड़ा हो जाता है। इंस्ट्रक्टर कहते हैं जब आप तैयार हों तो शुरू करें, मैं सोच रहा हूं कि उसका भाई कैसा करेगा। फिर यूरियन एक स्लैश मारता है, जिसे देखकर सब क्यूरियस हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल सारे स्टूडेंट्स हंस देते हैं और कहते हैं बहा, उसने तो बस एक हल्का सा निशान ही लगाया है, एक लो बॉर्न वाले से यही उम्मीद है, वो भूख से कमजोर है, शायद उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। एमसी की परफॉर्मेंस देखकर इंस्ट्रक्टर भी सोचते हैं वो अपनी बहन के मुकाबले बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, लेकिन इन सबको क्या पता हमारे एमसी के कुछ अलग ही प्लान है। अब हमें दूसरे एग्जाम के बारे में बताया जाता है, जो कि मैजिक टेस्ट है, जहां हमें एक फीमेल इंस्ट्रक्टर दिखाई जाती है जो कहती है मैं हूं जी, मैजिक एग्जाम की इंस्ट्रक्टर, और हाँ, दिए गए मैजिक टूल का इस्तेमाल करें और अपने सामने मौजूद टारगेट पर मैजिक से वार करें। लेकिन एक स्टूडेंट कहता है मुझे मैजिक इस्तेमाल नहीं आता, जिसे सुनकर इंस्ट्रक्टर कहती है कोई बात नहीं, इसीलिए तो हमने आपको ये मैजिक टूल दिया है, ये आपको वाटर मैजिक कॉन्जर करने के काबिल बनाता है। अब तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिस। फिर हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो सोचता है अब इन्हें दिखाने का टाइम आ गया है कि मैं क्या चीज़ हूँ। क्रिस अपने मैजिक टूल से टारगेट पर शूट करता है और वो टारगेट पर हिट भी हो जाता है, जिसे देखकर उसके चेले उसकी वाहवाही करने लगते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर जी क्रिस से कहती है ठीक है, अब अपनी जगह पर जाओ। अब नेक्स्ट यूरियन, जिसे सुनकर यूरियन खुश हो जाता है और पीछे से एरा उसे मोटिवेशन दे रही होती है। इंस्ट्रक्टर कहती है स्टिक उठाइए और सामने की तरफ आइए, लेकिन जब मेमसी स्टिक लेने जाता है तो क्रिस उसे हटाकर नीचे गिरा देता है और कहता है जब कोई नोबल कुछ पेश करे तो घुटने टेक कर उसे कबूल करो, कमीने कहीं के। ये हरकतें देखकर एमसी को भी गुस्सा आ जाता है और पीछे से एरा परेशान हो जाती है। इंस्ट्रक्टर जी भी कहती है स्टूडेंट्स के बीच कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, प्लीज। यूरियन एरा की बात सुनकर कहता है कोई बात नहीं एरा, तुम परेशान मत हो। एमसी अपने मन में डेविल हंसी के साथ सोचता है तुम बेस्ट हो क्रिस, क्योंकि अब सबकी नजरें मुझ पर टिकी हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर एमसी मैजिक अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और सोचता है मेन प्लान के मुताबिक फेल हो जाऊंगा तो फिर मैं फाइनली दुनिया की नज़र में एक डरपोक बन जाऊंगा, लेकिन असल में तो मैं एक सीक्रेटली ओपी ही रहूंगा। इतना सोचते ही यूरियन अटैक कर देता है, लेकिन गलती से उसने थोड़ी ज़्यादा पावर लगा दी होती है, जिससे खुद यूरियन भी शॉक हो जाता है और सारे स्टूडेंट्स भी हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि एरा और इंस्ट्रक्टर भी शॉक हो जाते हैं। एमसी अपने मन में सोचता है रुको, मैजिक स्टिक ये तो टूट गई, अब मेरी तो वाट लग गई। चैप्टर 3 की शुरुआत में एमसी को दिखाया जाता है और सब हैरान होकर कहते हैं कि ये मैजिक टूल आखिर टूट कैसे सकता है, लेकिन कैसे एक लो बॉर्न के पास इतनी ज़्यादा मैजिक ताकत कैसे हो सकती है। शायद ये मैजिक टूल की ही गलती है, यकीनन वही डिफेक्टिव था, क्योंकि उसकी स्टेटस का कोई इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सब नोबल क्रिश बोल रहा होता है और बाकी लोग भी उसका साथ देते हैं। हाँ, वो तो बस एक मामूली देहाती लड़का है, लो बॉर्न की किस्मत हमेशा खराब ही होती है। ये सब सुनकर एमसी मन ही मन खुश होता है और सोचता है शुक्र है मैं अभी पकड़ा नहीं गया, मैंने तो बस हल्का सा दबाया था, ये टूल इतना कमज़ोर कैसे निकला, मुझे और केयरफुल रहना होगा। अगले पैनल में हेडमास्टर घोषणा करते हैं अब आखिरी टेस्ट का वक्त है। 3-3 के ग्रुप्स बनेंगे और जंगल में जाकर एक बियर बीस्ट का शिकार करना होगा और उसका दांत वापस लाना होगा। स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक तब तक बेकार हैं जब तक आप एक बीस्ट को मार नहीं सकते। एमसी सोचता है आखिरी टेस्ट बीस्ट हंटिंग। तभी एरा यूरियन से कहती है हम अपने ड्रीम से बस एक कदम दूर हैं, चलो अपना बेस्ट देते हैं। ग्रुप्स अनाउंस होते हैं। एरा को रेड कलर मिलता है, वो एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ चली जाती है। क्रिश हैरान होकर कहता है एक लो बॉर्न को प्रिंसेस के साथ, ये तो बस उसकी किस्मत है। एरा उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। यूरियन सोचता है अच्छा है एरा एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है। जाते हुए एरा कहती है फिर मिलते हैं यूरियन, लेकिन तभी यूरियन को एहसास होता है मेरा कलर कहाँ है। एमसी को दिखाया जाता है जिसे
कोई कलर नहीं मिला होता, और लोग कहते हैं जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, शुक्र है गॉड्स का कि वो हमारी टीम में नहीं है। ये सब सुनकर यूरियन सोचता है, मुझे खुशी है कि सब मुझे नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन क्या मेरी सच में कोई टीम ही नहीं है? तभी कोई चिल्लाता है, ओ वो रहा एक और विदाउट लाइट वाला। अगले पल हमें 2 और स्टूडेंट्स दिखते हैं जिनके पास भी कोई लाइट नहीं होती। वही स्टूडेंट यूरियन से कहता है, यूरियन तुम यूरियन ही हो ना? पूरे एग्जाम के दौरान मैं तुम्हें ही देख रहा था। मेरा नाम रिचल है और मुझे तुम्हारे साथ काम करने का इंतजार रहेगा। दूसरी स्टूडेंट अपना नाम बताती है टीएन। ये सुनकर यूरियन कहता है, चलो फिर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, और एमसी अपने मन में मुस्कुराता है, हाँ तो चलो अब मेरी भी एक टीम है। फिर पीछे से कुछ स्टूडेंट्स चिढ़ाते हुए हमारे एमसी और उसकी टीम से कहते हैं, हे गाइस जरा वहाँ तो देखो, एक ब्लैक बैज और एक ग्रीन बैज, सबसे घटिया कॉम्बिनेशन। मैंने सुना है कि ये उसका चौथा अटेम्प्ट है, इसके पास तो 0 टैलेंट है ना? इसीलिए तो ये एक कॉमनर है। और वो कौन है? वो घर से निकाली गई नोबल। क्या टीम है, हा हा हा। ये सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है, रुको एक मिनट, 4 बार फेल हुआ लड़का और घर से निकाली हुई लड़की, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। फिर एमसी एक्साइटमेंट में कहता है, अब मुझे बस इस एग्जाम को पास करना है। ये सुनकर एमसी की टीम के दोनों स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, और वो लड़की स्माइल करते हुए एमसी के पास आकर कहती है, मुझे पता था, मैंने तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम नोबल्स की बातों का बुरा नहीं मानते और अपनी जगह पर डटे रहते हो। एक कॉमनर होने के बावजूद मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। मुझे यकीन है कि तुम इस स्कूल में जगह पाने के बिल्कुल काबिल हो। चलो मिलकर ये एग्जाम पास करते हैं। यूरियन। ये सुनकर एमसी भी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या सच में? पीछे से वो लड़की यूरियन और उस लड़के से कहती है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हम कर पाएंगे? क्योंकि मैं स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक दोनों एग्जाम्स में फेल हो गई थी। ये सुनकर यूरियन सोचता है, स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक? तभी एमसी को अचानक याद आता है कि उसने भी एग्जाम दिया था और उसने भी स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक में सबसे बेकार स्कोर किए थे। तभी उसे एरा की बात याद आती है, जब उसने कहा था, चलो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और मिलकर इस एग्जाम को पास करते हैं। ये याद करके एमसी पूरी तरह घबरा जाता है। नेक्स्ट सीन में रिचल एमसी के पीछे आकर कहता है, सब ठीक है, हम अभी भी एग्जाम पास कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है, इसलिए मुझे पता है तुम स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक एग्जाम्स में फेल हो सकते हो, लेकिन एक रास्ता है इस एग्जाम में पास होने का, क्योंकि बीस्ट एग्जाम में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। सो हम साथ मिलकर ये एग्जाम पास कर सकते हैं। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। एमसी अपने मन में कहता है, शुक्र है मेरे पास अभी भी एरा के साथ स्कूल में एंटर करने का एक मौका है। नेक्स्ट पैनल में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बियर मॉन्स्टर होता है और उसके आगे ये तीनों भाग रहे होते हैं। रिचल कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी ये एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। ओए लेडी, कुछ करो, तुम तो नोबल हो ना? ये सुनकर टीएन कहती है, मुझे माफ कर दो। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एमसी लोग उस मॉन्स्टर को पीछे छोड़ देते हैं। रिचल कहता है, मुझे लगता है हमने उसे पीछे छोड़ दिया है, ये सुनने से ज्यादा खतरनाक है। एमसी सोचता है, स्कूल ऑफ मैजिक में एंटर करने के लिए मुझे एक बियर बीस्ट को हंट करना पड़ेगा, लेकिन यार इन दोनों के सामने कैसे करूं? ये दोनों देख रहे हैं, अकेला होता तो मैं इजीली इन सबको पेल देता, पर इस स्पीड पे हम तीनों ही एग्जाम में फेल हो जाएंगे। क्या करूं अब? टीएन भी अपने मन में सोचती है, मुझे पता है हर किसी की अपनी कहानी होती है, लेकिन इस बार मैं फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकती, ये मेरा आखिरी मौका है। इतना सोचते ही रिचल कहता है, चलो सिर्फ उसका फैंग ही लाते हैं। ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। रिचल एक्सप्लेन करता है, एग्जाम में क्लियरली लिखा है कि हमें बियर बीस्ट को हंट करना है और उसका फैंग लाना है, लेकिन हम इतने वीक हैं कि बीस्ट को हंट नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ फैंग ही ले आएंगे। ये सुनकर टीएन कहती है, बट क्या ये पॉसिबल है? रिचल कहता है, मैं एक तरीका जानता हूँ, अगर ध्यान से देखो तो बियर बीस्ट हमेशा अपने फैंग्स बाहर निकाले रखता है। अगर तुम लोग मेरी बात मानो तो भले ही हम उसे मार न पाएं, फिर भी उसका फैंग ला सकते हैं। ये सुनकर एमसी और टीएन खुश हो जाते हैं। तब रिचल कहता है, शायद इस साल मेरा लक मेरे साथ है, क्योंकि सारे हंटिंग एग्जाम्स में बियर बीस्ट वाला सबसे ईजी है। टीएन, इसको अपने ऊपर डाल लो। ये सुनकर टीएन डर जाती है और कहती है, हाँ ये क्या है? रिचल बताता है, ये डियर ब्लड है, क्योंकि बियर बीस्ट्स का सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज होता है। हम ब्लड की खुशबू से उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे और उसी वक्त उसका फैंग निकाल लेंगे। ये सुनकर टीएन घबरा जाती है और कहती है, बट मैं तो तेज भाग भी नहीं सकती। रिचल कहता है, कोई बात नहीं, हम उसके फीस्ट करते वक्त फैंग तोड़ लेंगे। मैंने सुना है बियर बीस्ट्स खाते वक्त थ्रेट्स को इग्नोर कर देते हैं। टीएन पूरी तरह घबरा जाती है।
रिचल कहता है ठीक है, अभी मैं इसको तुम्हारे ऊपर स्प्रे कर देता हूँ, लेकिन एमसी उसका हाथ पकड़कर रोक देता है और कहता है क्या तू उसे मरने के लिए बोल रहा है। रिचल कहता है क्या गलत है यूरियन, क्या तू अपनी बहन के साथ स्कूल में नहीं जाना चाहता? थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो इनएविटेबल है, या फिर तेरे पास कोई और तरीका है? देख नहीं है ना, और मेरे पास भी नहीं, मैं तो सिर्फ एक कॉमनर हूँ। नोबल्स के मुकाबले हमें जन्म से मैजिक पावर्स नहीं मिलती, इसलिए हमें साथ रहना पड़ता है। बस हम उस नोबल को सैक्रिफाइस कर देंगे और सब मिलकर एग्जाम पास कर लेंगे। ये फैक्ट कि वो हम जैसे वीक लिंक्स के साथ टीम्ड अप हुई थी, प्रूफ है कि उसे अबैंडन कर दिया गया है। इसका मतलब हम उसे जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अबैंडन्ड नोबल है। ये सब सुनकर टीएन पूरी तरह टूट जाती है। फिर हमें टीएन का पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहां एक मेड कहती है लेडी टीएन, तुम फिर से एग्जाम में फेल हो गई हो। रिचल कहता है उसका भाई विकी जो इतना शानदार परफॉर्म करता है कि मुझे शक होता है कि वो सच में रिलेटेड भी है या नहीं। काउंट की लेगेसी के लिए वो कितनी बड़ी शर्मिंदगी है, अबैंडन्ड हो या ना हो। लेकिन तभी एमसी रिचल की बात काट कर कहता है हर किसी का अपना मोमेंट होता है शाइन करने का, किसी और की वर्थ जज करने की हिम्मत मत करो। ये सुनकर रिचल गुस्से में आ जाता है और नेक्स्ट सीन में वो पूरा डियर ब्लड उन दोनों के ऊपर फेंक देता है और यूरियन से कहता है तू भी उसके साथ मर सकता है। तभी उसी बियर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसने यूरियन, एमसी और टीएन को देख लिया होता है और अगले ही सेकंड बियर मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर टीएन पूरी तरह घबरा जाती है, लेकिन एमसी बिल्कुल काम रहता है और हल्की सी स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है यही मेरा चांस है। तो चैप्टर 4 की स्टार्टिंग टीएन के डर से होती है, लेकिन उसी अचानक से उसे याद आता है कि यूरियन तो बहुत ही कमज़ोर है और बेयर मॉन्स्टर हम दोनों को ही मार देगा, इसलिए अब मुझे ही उस मॉन्स्टर को डिफीट करना होगा। हमें उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देखकर टीएन फिर से पूरी तरह डर जाती है। लेकिन उसे उसी रीचर की बात याद आती है जिसने कहा था ये तो काउंट की लेगेसी के लिए कलंक है। ये याद करते ही वो अपनी पूरी पावर उसी मॉन्स्टर पर झोंक देती है। टीएन कहती है मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक नोबल हूँ। फिर टीएन अपना दूसरा अटैक करती है जो उस मॉन्स्टर को लगने वाला होता है, जिसे देखकर टीएन खुश हो ही रही होती है, लेकिन बेयर मॉन्स्टर को एक स्क्रैच तक नहीं आता, जिसे देखकर एमसी कहता है वाह क्या ही टफ है ये। टीएन अपने मन में सोचती है एटलीस्ट मुझे यूरियन को तो बचाना ही होगा। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज्ड होकर कहता है हाँ ये क्या है, ये तो कूल लग रहा है। तभी टीएन कहती है लैंड करते वक्त चोट लग सकती है और मुझे सिर्फ चीज़ें फेंकना आता है, लेकिन उन्हें लैंड कैसे कराना है ये अभी तक नहीं सीखा, लेकिन फिर भी मरने से तो बेहतर ही है। टीएन के इतना कहते ही वो एमसी को अपनी पावर से दूर उड़ा देती है। फिर याद करती है कि कैसे यूरियन ने उसका साथ दिया था, इसलिए वो कहती है मुझे हिम्मत देने के लिए थैंक्स, मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ से जितना दूर भाग सको भाग जाओ। तभी बेयर मॉन्स्टर टीएन पर हमला कर देता है और हमें टीएन को दिखाया जाता है जो अनकॉन्शियस होकर गिरने लगती है, लेकिन तभी उसे कोई पकड़ लेता है जो यूरिन होता है। यूरिन कहता है देखो मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारा शाइन करने का पल जरूर आएगा। एमसी उसे नीचे रखकर कहता है पक्का वो रिचल जरूर अब तक भाग गया होगा, चलो कोई बात नहीं, उसके भागने के कारण ही मैं टीएन को बचा पाया। एमसी के इतना कहते ही बियर मॉन्स्टर एमसी को भी देख लेता है और अगले ही पैनल में अटैक कर देता है, लेकिन एमसी एकदम शांत लहजे में कहता है पहले मैं तेरा दांत लूंगा और एक पंच में मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। एमसी कहता है तो अब तैयारी करने का वक्त आ गया है रिचल के वापस आने पर उसके एक शानदार वेलकम के लिए। लेकिन सच में वो गया कहाँ? नेक्स्ट पैनल में हमें रिचल को दिखाया जाता है जो किसी दूसरे टीम में चला गया होता है। फिर उसके आगे पूरी टीम को दिखाया जाता है। तभी रिकी कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तलवारें और वॉन्स बीस्ट्स की तरफ होनी चाहिए, हमारी तरफ नहीं। सामने वाला स्टूडेंट रिचल से कहता है ओए तुम लो बॉर्न लड़के हमारे साथ जुड़ जाओ और हम पक्का करेंगे कि तुम एग्जाम पास कर लो। ये सुनकर रिकी कहता है तुम कौन होते हो? सिर्फ हेडमास्टर ही डिसाइड करते हैं कि कौन पास होगा, तुम उसे पास करवाने का इरादा कैसे रख सकते हो? वही स्टूडेंट कहता है हम सारे नोबल्स को फेल करवा देंगे और सिर्फ हम ही पास होंगे। ये सुनकर दूसरा स्टूडेंट कहता है ओए इन्हें सब कुछ मत बताओ। की कहता है तो क्या इसलिए तुम सारे कॉमनर्स और लो बॉन्स ने टीम बना ली है? सामने वाले कहते हैं तुम नोबल्स नहीं तो हमें एक साथ किया है ताकि हम सब एक साथ फेल हो जाएं। रिकी कहता है मैं फिर से कहता हूँ अभी हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे अपनी साइड रखकर हमें हरा सकते हो? वही स्टूडेंट हंसते हुए कहता है हम नोबल्स को नहीं हराएंगे, बियर बीस्ट्स तुम्हें हराएंगे। हम कॉमनर्स बेयर बीस्ट का इस्तेमाल नोबल्स का शिकार करने के लिए कर रहे हैं। ये सुनकर प्रिंसेस समझ जाती है और कहती है लगता इन्हें पता था कि बेयर बीस्ट ब्लड की तरफ खिंचे चले आते हैं। एक रॉयल्टी होने के नाते मैं बेहद निराश हूँ। मैजिक स्कूल के होने वाले स्टूडेंट्स जिनका काम नागरिकों की रक्षा करना है, वो बीस्ट का इस्तेमाल करके अपने ही साथियों को खतरे में कैसे डाल सकते हैं?
रिकी, इन सबको अरेस्ट करो, इन्होंने फाइनल एग्जाम के साथ छेड़छाड़ की है और 20 की फितरत का फ़ायदा उठाकर अपने साथियों की जान जोखिम में डाली है। रॉयल फैमिली इन सबकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। प्रिंसेस के कहते ही रिकी अटैक करता है। तभी रिचल ब्लड देखकर डर जाता है और प्रिंसेस कहती है, अब तुम सब सरेंडर कर दो, तुम्हारी साजिश नाकाम हो चुकी है। तभी रिचल चिल्लाता है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और अपना हाथ काट लेता है, जिससे पूरा जंगल बेयर मॉन्स्टर्स से भर जाता है। एरा डर जाती है, लेकिन रिकी अपनी विंड पावर से एक स्लैश में चारों बेयर मॉन्स्टर्स को मार देता है और कहता है, तुम सब किंगडम का हिस्सा हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। रिचल टूट जाता है, लेकिन फिर भी कहता है, तुम्हारे भाई बहन अब तक बेयर बीस्ट का शिकार बन चुके होंगे। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। प्रिंसेस रिकी को तुरंत वहां जाने को कहती है, जिसे सुनकर रिकी जल्दी से वहां से चला जाता है। प्रिंसेस कहती है कि मैं यहाँ पर ही रुकूंगी ताकि मैं इन पे नज़र रख सकूं। लेकिन पीछे से एरा भी जल्दी से जाने लगती है, बट प्रिंसेस उसे रोक देती है और कहती है, तुम मेरे साथ यहाँ रुको। जिसे सुनकर एरा इस बात के खिलाफ तो होती है, लेकिन प्रिंसेस कहती है, मेरा भाई भी खतरे में है। मैं समझती हूँ कि किसी अपने को खोने का डर क्या होता है। मैं सोच भी नहीं सकती कि ये कितना मुश्किल होगा, मगर तुम सिर्फ रास्ते का कांटा बनोगी। अगर टियान और यूरियन सच में उन बेयर बीस्ट के हाथे चढ़ गए हैं, जैसा कि इस लड़के ने दावा किया है, तो वहाँ हर तरफ खून बिखरा होगा, जिसकी वजह से वहाँ और भी ज़्यादा बेयर बीस्ट आ सकते हैं, शायद 10 या 20 भी, हमें पक्का नहीं पता। जबकि रिकी उन्हें अकेले संभाल सकता है, लेकिन उस चक्कर में तुम्हें बचाना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। इसलिए प्लीज़ रिकी पर भरोसा रखो और यहाँ मेरे साथ इंतज़ार करो। इतना सुनकर एरा जो कुछ कह ही नहीं पाती, वो बस अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुआ यूरियन का ही नाम ले पाती है। तभी नेक्स्ट पैनल में हमें जंगल की दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिकी उन दोनों को ढूंढ रहा होता है। फिर तभी रिकी टियान को देख लेता है, लेकिन सोचता है ये बेयर मॉन्स्टर का साथ ये क्यों कर रहा है उसके ऊपर। तभी रिकी अचानक से रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने हमारा एमसी खड़ा होता है हेलमेट पहनकर, जिसे एमसी भी नोटिस कर लेता है। एमसी सोचता है कि ये तो रिचेल नहीं, लेकिन रिकी सोचता है, एक ब्लैक बैच, तो तुम में से कुछ और लोग भी बचे हैं। फिर वो अपनी बहन को देखता है, लेकिन उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और यूरियन से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहन को चोट पहुंचाई। इतना कहते ही रिकी यूरियन पर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है, जिसे देखकर रिकी भी सोचता है, क्या इसने मेरी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर दिया। इस तरह का अचानक हमला किसी को सच में गहरी चोट पहुंचा सकता है, लेकिन इसके रिफ्लेक्सेस तो कमाल के हैं। रिकी अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगा था कि मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने के बाद तुम जिंदा बचोगे। जिसे सुनकर हमारा एमसी कहता है, क्या मैंने तुम्हारी बहन को चोट पहुंचाई। मुझे लगता है तुम्हें एक पल रुककर मेरी बात सुननी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सब कैसा दिख रहा है, लेकिन मैं उन रेबल्स में से नहीं हूं जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन रिकी कुछ सुनता नहीं है और अपनी मैजिक पावर विंड को यूज कर लेता है, जिसे देखकर एमसी थोड़ा तो हैरान होता है। फिर उसी वक्त एमसी पर एक अटैक आता है, जिसे एमसी डॉज कर देता है और कहता है, बाल बाल बचा, ये तो तकरीबन मेरे हेलमेट को ही चीर देता। फिर एमसी रिकी को देखता है, जो टीएन के पास आकर उसे विंडशील्ड से कवर कर देता है। फिर रिकी कहता है कि तो तुम एक हेलमेट के पीछे छुपे हुए हो और मेरी बहन बेहोश पड़ी है, लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि शायद तुम उन रेबल्स में से नहीं हो। जिसे सुनकर एमसी कहता है, ओह शुक्रिया। रिकी कंटिन्यू करता है कि मेरे हमलों से एक नहीं बल्कि 2 बार बच निकलने की तुम्हारी इस स्किल को देखते हुए मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं रिकी हूँ, काउंट परिवार का सबसे बड़ा बेटा, जो विंड स्पिरिट वाई की सेवा करता है। फिर हमारा एमसी भी उसे कहता है कि हाँ ठीक है, ओके, मैं यूरियंस ब्ला 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 हूँ। यहाँ एमसी अपना नेम दूसरा देता है ताकि उसकी आइडेंटिटी पता ना चले। जो सुनकर रिकी कहता है, तो यूरियंस ब्ला ब्ला, तो तुम रेबल्स में से नहीं हो, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी बहन की ये हालत किसने की है। जिसे सुनकर एमसी कहता है, तो तुम्हारी बहन उसको तो मैंने ही बेहोश किया है। जिसे सुनकर रिकी गुस्से से कहता है, इस बार मैं सच में उस हेलमेट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिसे देखकर एमसी कहता है, तो बातें समझाना वाकई आसान काम नहीं है। मुझे लगता है अब और कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे हर हाल में वो बियर के दांत हासिल करना ही होगा। चलो ये बातचीत फिर कभी और जारी रखेंगे। ये कहते ही एमसी अटैक करने चला जाता है, जिसे देखकर रिकी सोचता है, ये बहुत तेज है। सिर्फ इसकी रफ्तार से अंदाजा
अंदाज़ा लगाया जाए तो ये एक मिड टियर नाइट से भी कहीं ज़्यादा आगे है, लेकिन मैं इसकी हरकत को पहचान सकता हूँ और मेरी तलवार इसकी रफ्तार से भी कहीं ज़्यादा तेज़ है। ये कहते ही रिकी यूरियन पर एक स्ट्राइक कर देता है जो यूरियन को लगने वाली होती है, लेकिन यूरियन उसे आसानी से डॉज कर देता है। रिकी को लगता है कि उसने यूरियन को कट कर दिया है, लेकिन एमसी उसका वहम तोड़ देता है, जिसे देखकर रिकी सोचता है ये गया किधर। लेकिन तभी रिकी के पीछे से कोई हमला कर देता है, जिसे रिकी नोटिस नहीं कर पाता और अनकॉन्शियस होने लगता है और सोचता है ये कब मेरे पीछे आया। तभी एमसी एक्सप्लेन करता है कि तुमने जिस पर हमला किया वो सिर्फ मेरा एक आफ्टर इमेज था। फिर नेक्स्ट पैनल में बताया जाता है कि इसी के साथ 29th एंट्रेंस एग्जाम खत्म होता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां कोई कहता है कि हमारे सामने एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आई जहां कुछ स्टूडेंट्स ने अपने ही साथियों पर हमला करने के लिए उन बीस्ट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रिंसेस ने तुरंत गुनहगारों को पकड़ लिया और अब किंगडम की इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की गहरी जांच कर रही है। जिसे सुनकर हेडमास्टर कहते हैं शाबाश, सभी को बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने। जो सुनकर इंस्ट्रक्टर जी कहती है हाँ, एक और साल जहां इतने होनहार स्टूडेंट्स आए हैं। जो सुनकर एक इंस्ट्रक्टर कहता है क्या होनहार, तुम्हारा ये मतलब है जी? चलो इसे वही कहते हैं जो ये असल में था। इस साल तो सब कुछ बिल्कुल मेस हो गया है, यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा कॉमनर्स और नीच खानदान के लोग भरे हुए थे। जिसे सुनकर जी गुस्से से कहती है जेरी अपनी जुबान पर लगाम दो। स्कूल ऑफ मैजिक स्टूडेंट्स का मूल्यांकन उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर करता है, उनके खानदान पर नहीं। लेकिन वही इंस्ट्रक्टर जी को ताना मारते हुए कहता है ओ प्लीज़, दिखने में भले ही ऐसा लगता हो पर असलियत में स्कूल ऑफ मैजिक एक ऐसी जगह है जहाँ नोबल्स अपना ड्यूटी पूरा करते हैं। क्या तुम्हारे समझदार पिताजी ने तुम्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी? जिसे सुनकर जी गुस्से से कहती है मेरे पिता को स्कूल के मामलों से दूर ही रखो। ये सब सुनकर हेडमास्टर चिल्लाकर सबको चुप कराते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं ठीक है अब कंटिन्यू करो, बस बहुत हुआ। जी सर। कुल मिलाकर 29 एप्लीकेंट्स ने एग्जाम पास किया है। इन 29 में से टॉप 10 है। फिर हमें बताया जाता है कि टॉप 10 कौन कौन है। तो फर्स्ट है प्रिंसेस, जिनका नाम सर्टी होता है और वो अपने ही एटीट्यूड में रहती है। फिर हमें सेकंड रैंकर दिखाया जाता है जो होता है रिकी। वो अपने मन में सोचता है यूरियंस ब्लाब्ला, वो यहीं कहीं होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एग्जाम में फेल हो जाए। फिर थर्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम जेड होता है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि हमें कुछ न्यू फेसेस दिखाए जाएंगे जो इस मानवा में इंपॉर्टेंट है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। फिर हमें फोर्थ दिखाई जाती हैं जो ट्विन सिबलिंग्स होती हैं जिनका नाम सिया और म्यू होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ रैंकर एरा होती है। फिर सेवन्थ क्रिश होता है। फिर एट्थ रैंकर दिखाया जाता है जिसका नाम रीजो होता है। फिर नाइन्थ रैंकर हीना होती है जो प्रिंसेस की बहुत बड़ी फैन होती है। फिर हमें 10th रैंकर दिखाया जाता है जिसका नाम गुलायत होता है। और लास्टली टियन का नाम आता है जो बेयरली पास हुई है जिसका रैंक 24 आता है। टियन अपने मन में सोचती है तो मेरे पास सेकंड रैंकर है, लेकिन यूरियन कहाँ है? फिर हमें यूरियन को दिखाया जाता है जो अपने मन में पागलों की तरह हंस रहा होता है और सोचता है तो मैं इस एग्जाम में फेल हो गया हूँ, लेकिन मैंने तो वो बियर फैंग हासिल कर लिया था। हा हा हा, शायद मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक के एग्जाम्स में और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। फिर कोई यूरियन का नाम लेता है जो एरा होती है, जो आकर कहती है मैंने सुना कि तुम्हारी टीम के ही एक मेंबर ने तुम पर हमला कर दिया था। शुक्र है भगवान का कि तुम सही सलामत हो, मैं तुम्हें ढूंढने आना चाहती थी। जिसे सुनकर एमसी कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। वैसे एरा तुम 6th प्लेस, ये तो कमाल है। मैंने सुना है कि टॉप 10 में आने वालों को खास फायदे मिलते हैं। मुबारक हो एरा। एरा कहती है शुक्रिया, मैं बस खुशकिस्मत थी, उम्मीद है अगले साल भी मेरी किस्मत ऐसी ही रहे। जिसे सुनकर एमसी शॉक होता है, क्या अगले साल? फिर एरा एक्सप्लेन करती है कि मैं इस साल स्कूल में एंट्री नहीं लेने वाली, तो चलो अगले साल साथ में एंट्री लेंगे क्योंकि हमारा गोल साथ में स्कूल जाना था। ये सुनकर एमसी पूरी तरह हैरान हो जाता है, लेकिन तभी क्रिश आकर एरा और यूरियन पर हंसने लगता है और कहता है हाँ, तुम दोनों को ही चले जाना चाहिए। ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंस रहा होता है, लेकिन तभी यूरियन और एरा उसे घूरते हैं, जिसे देखकर क्रिश भी शांत हो जाता है, लेकिन फिर उन्हें देखकर फिर से पागलों की तरह हंसने लगता है, जो देखकर एमसी को बहुत गुस्सा आ जाता है और सोचता है क्या मैं इसे पंच मार दूं। नेक्स्ट पैनल में हमें इंस्ट्रक्टर जी को दिखाया जाता है जो गुस्से से चिल्लाकर कहती है रुको, मैं इन रिजल्ट से सहमत नहीं हूं। लेकिन हेडमास्टर कहते हैं मुझे तो रैंकिंग्स में कोई कमी नजर नहीं आ रही। जिसे सुनकर जी कहती है मैं टॉप 10 की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यूरियन एग्जाम में फेल कैसे हो गया। जिसे सुनकर असिस्टेंट कहता है यूरियन वो एरा का छोटा भाई है, वही स्टूडेंट जिसने 6th रैंक हासिल किया था। यूरियन ने बियर फैंग तो हासिल कर लिया था, लेकिन मुझे बताया गया कि उसने उस बियर बीस्ट को खुद नहीं मारा था। फिर हमें वही पहले वाला इंस्ट्रक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम मुझे भी याद नहीं है। वो कहता है अपनी बहन की कंपैरिजन में उसकी स्वर्ड्समैनशिप काफी कमजोर थी। जिसे सुनकर इंस्ट्रक्टर जी कहती है लेकिन यूरियन के पास एक एक्सेप्शनल टैलेंट है।
फिर हमें नेक्स्ट सीन में कोई जल्दी से आकर स्टूडेंट से कहता है कि एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट है। स्कूल ऑफ मैजिक ने फैसला किया है कि वो इस साल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक और स्टूडेंट को एक्सेप्ट देंगे। फिर जो स्टूडेंट्स फेल हुए थे वो अपने आप से सोचने लगते हैं कि क्या वो मैं हूँ, लेकिन फिर बताया जाता है कि यूरियन को मैजिक में एक ऑनर स्टूडेंट के तौर पर चुना गया है। ये सुनकर सारे नोबल स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं कि क्या एक लो बॉर्न का लड़का ऑनर स्टूडेंट, ये स्कूल के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है। वहीं एरा ये सुनकर यूरियन से कहती है, कितनी खुशी की बात है यूरियन, अब हम साथ में स्कूल जा सकते हैं। लेकिन यूरियन अपने मन में सोचता है कि क्या मैं एक ऑनर स्टूडेंट हूँ, ये कैसे हो गया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां इंस्ट्रक्टर जी कहती थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यूरियन पास क्यों नहीं हुआ, उसके पास सच में कमाल का टैलेंट है, इतनी कम उम्र में भी वो माना को यूज़ कर सकता है और उसने बहुत ही सटीक कंट्रोल भी दिखाया था ताकि सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ ना पाए। इतने बड़े हुनर को आगे ना बढ़ाना किंगडम के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है कि जब वो बियर बीस्ट सामने आया था, अगर टीएन ने उसे पीछे न ढकेला होता तो शायद वो मारा जाता, उसके पास असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। ये सुनकर जी कहती है कि इसलिए मेरा मानना है कि स्कूल ऑफ मैजिक वही जगह है जहां ये अनुभव हासिल किया जाता है। वो इस एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड आने वालों को भी पीछे छोड़ देने की काबिलियत रखता है। तभी वही इंस्ट्रक्टर कहता है कि क्या एक नीच खानदान का, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे स्कूल में इन मामूली लोगों की कोई जगह भी है। ये सुनकर जी गुस्से में चिल्लाकर कहती है, जेरी अब मुझे तुम्हारी जगह पर सवाल उठाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। एक स्कूल ऑफ मैजिक का इंस्ट्रक्टर होकर तुम सोशल स्टेटस के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकते हो। तब हेडमास्टर कहते हैं, बस बहुत हुआ, स्कूल ऑफ मैजिक उन वॉरियर्स को तैयार करता है जिनके पास टैलेंट है, स्टेटस कोई अहमियत नहीं रखता और मुझे जी पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर जी खुश हो जाती है और हेडमास्टर बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वो हमारे किंगडम के सबसे रेयरेस्ट मैजिशियन हीरोज़ में से एक है। अगर जी उन्हें इतनी इज्जत दे रही हैं और उन पर भरोसा कर रही हैं तो वो ज़रूर ऐसा टैलेंट है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हेडमास्टर के नाते मुझे मिली ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैं यूरियन को मैजिक में एक ऑनर स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अगर उसके मार्क्स एक ऑनर स्टूडेंट के रुतबे के मुताबिक नहीं रहे तो मैं उसे तुरंत हमारे स्कूल से एक्सपेल कर दूंगा। इसके बाद हमें एरा और यूरियन को दिखाया जाता है जो खुशी से नाच रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से रिकी आता हुआ यूरियन ब्लाब्ला बोलकर पास आकर कहता है कि वो कसम खाता है कि वो लगभग इतना लंबा था, जिसे देखकर एमसी डर जाता है और सोचता है कि वो ये तो वही लड़का है बियर बीस्ट एग्जाम वाला, जिसे याद करके एमसी की पूरी हालत खराब हो जाती है। लेकिन रिकी याद करता है कि यूरियन की स्पोर्ट्समैनशिप में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। इतना सोचते ही रिकी जाता हुआ कहता है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि यही वही हो, जिसे देखकर एरा कंफ्यूज हो जाती है और एमसी सोचता है कि फ्यू, बाल बच गया मैं। इसके बाद हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहां स्कूल के अंदर एरा और यूरियन क्लास जाते हुए बात करते हैं। एरा कहती है कि मैंने सुना है कि टॉप 10 और ऑनर स्टूडेंट को एडवांस्ड क्लास में रखा गया है। हम पहुंच गए, लेकिन मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। ये सुनकर एमसी कहता है, एरा थोड़ा रिलैक्स करो, चिल। फिर दोनों दरवाज़ा खोलते हैं और क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां रिकी और प्रिंसेस पास बैठे होते हैं, फिर सिया और म्यू, फिर जेड, गोलायत और हिना, और आखिर में यूरियन और हमारी एरा, जिन्हें देखकर एरा परेशान हो जाती है कि हम कहाँ बैठें। लेकिन यूरियन सोचता है कि ये सब देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से प्राइमरी स्कूल में आ गया हूँ। पता नहीं इस दुनिया में ये लोग क्या सिखाते होंगे। क्योंकि ये मैजिक और स्पोर्ट्स का एरा है तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के लेसन्स मेरी पिछली ज़िंदगी के मुकाबले कहीं ज़्यादा एडवांस्ड होंगे। तभी अचानक कोई आकर कहता है, ओए मेरे रास्ते से हट जाओ, और ये रिजो होता है, जिसे सुनकर एरा डर के साइड हो जाती है और एमसी सोचता है कि ये एक बुली है। फिर रिजो को दिखाया जाता है जो जा रहा होता है, लेकिन क्रिस उसे रोक कर कहता है कि तुम लेट क्यों हो। ये सुनकर रिजो कहता है, तुझे उससे क्या। लेकिन क्रिस समझाता है कि तुम्हें एक नोबल होने के नाते एक एग्जाम्पल पेश करनी चाहिए, तुम इन लोबॉन से भी देर से कैसे आ सकते हो। ये सुनकर रिजो गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना तुझे उससे क्या, यू लिटिल पंक। ये सुनकर क्रिस कहता है, तुम रिजो हो ना 8th प्लेस वाले। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 7th हूँ, बस कल से दोबारा देर मत करना। ये सुनकर रिजो को गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस के पास आकर कहता है कि तुम मुझसे ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हारा रैंक मुझसे ऊपर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बेकार सा एग्ज़ाम मेरी असली एबिलिटीज़ को नाप सके। क्या तुम मरना चाहते हो। ये सब देखकर एरा यूरियन से कहती है, यूरियन वो लोग तो लड़ रहे हैं। ये सुनकर
एमसी कहता है चलो एरा, हम वहाँ खाली सीट्स पर बैठते हैं, जिसे एरा मान जाती है। फिर हमें 3 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक एंजॉय कर रहा होता है, दूसरी ऐसी लगती है जैसे नशा करके रखी हो, और जो ऊपर बैठा होता है वो किसी को देखकर शर्माता है। फिर दिखाया जाता है कि जेड एरा को देखकर शर्माया था। अगले सीन में जेड एरा के पास आता है, जहां एरा यूरियन से कहती है कि मैंने आज तक इतनी गद्देदार सीट पर नहीं बैठी हूं। ये सुनकर एमसी कहता है कि हाँ मैंने भी, ये तो सच में बहुत अच्छा है। तभी जेड आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं जेड हूँ। ये सुनकर एरा थोड़ी घबराहट में कह देती है ओह हाँ मैं एरा हूँ सर, जिस पर जेड हंसते हुए कहता है हाँ हाँ ये सर कहना छोड़ो, अब हम क्लासमेट्स और दोस्त हैं। एडवांस्ड क्लास में एक लो बॉन्ड, कितनी हैरान करने वाली बात है। तुम दोनों शायद स्कूल के इतिहास में ऐसे पहले स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना मेरे लिए गर्व की बात है। चलो फिर हमारे सोशल स्टैंडिंग्स भूलकर दोस्त बनते हैं। ये सुनकर एरा हाँ कह देती है, जिसे देखकर यूरियन सोचता है कि क्या ये उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी जेड यूरियन से कहता है तुम एरा के छोटे भाई यूरियन हो ना, मैंने सुना है कि तुम मैजिक में ऑनर स्टूडेंट हो, ये सच में कमाल है। ये सुनकर एमसी कहता है हाँ शुक्रिया, वैसे हम खून के रिश्ते वाले भाई बहन नहीं हैं। ये सुनकर जेड हैरान होता है और कहता है एरा की स्पोर्ट्समैनशिप वाकई बेहतरीन है, बिल्कुल एडवांस्ड क्लास के लायक है। लेकिन मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मैजिक में ऑनर स्टूडेंट बनाती है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी काबिलियत साबित करोगे। ये सुनकर एमसी थोड़ा चिढ़ जाता है और फिर पूरा क्लासरूम दिखाया जाता है, जहां यूरियन और जेड की लड़ाई और रिजो वर्सेस क्रिस की लड़ाई टीज की जाती है कि क्या ये नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगी। इसके लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ। आमतौर पर मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता, लेकिन सिर्फ 21 सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए सपोर्ट दिखाओ ताकि आगे वीडियोस बन सकें। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है, जहां एरा और यूरियन चलते हुए बात करते हैं। यूरियन कहता है कि लगता है पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ। एरा भी सहमत होती है। यूरियन कहता है मैंने सुना है असली लेसन्स कल से शुरू होंगे, पता नहीं हमारे लिए क्या होने वाला है। तभी एरा कहती है यूरियन आखिरकार हम स्कूल ऑफ मैजिक पहुंच ही गए, चलो यहाँ के वक्त का मजा लेते हैं जब तक हमारे बाकी भाई बहन हमें ज्वाइन नहीं कर लेते। और यूरियन मान जाता है। तभी पीछे से 2 सीनियर स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं वाओ देखो लो बॉन्ड्स, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है, क्या सच में इनका एंट्री हमारे स्कूल में हुआ है। मेरे ज़माने में तो ये इमेजिन करना भी नामुमकिन था। इस साल स्टैंडर्ड्स इतने गिर गए हैं कि मामूली लोग भी एडवांस्ड क्लास में आ गए हैं। ये सुनकर एमसी सोचता है कि ये ज़रूर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, और सच ही है कि हर कॉमिक में एक ट्रैश मॉब सीन ज़रूरी होता है। तभी वे स्टूडेंट्स यूरियन और एरा के पास आकर कहते हैं हमें थोड़ी इज्जत दिखाओ क्योंकि हम सेकेंड ईयर के हैं। ये देखकर एरा यूरियन को पीछे करके डरते हुए कहती है जी हेलो सर। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है हाँ ठीक है, लेकिन अब इसे उतारो। ये सुनकर एरा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी वही स्टूडेंट कहता है कि एक लो बॉर्न का बंदा हमारे नोबल्स की यूनिफॉर्म पहने, ये ख्याल ही हमें मंजूर नहीं है। इतना कहते ही वो गुरिल्ला साइज का बंदा जबरदस्ती यूरियन के कपड़े को खींच लेता है और गुस्से से उसके कपड़े पकड़कर उसे उठा लेता है। ये एक्शन देखकर एमसी सीरियस तो होता है, लेकिन अपने आप को संभाल लेता है। फिर हमें उस गोरिल्ला को दिखाते हैं जो मन में सोचता है कि ये इतना भारी क्यों है, जिसे देखकर एमसी स्माइल कर रहा होता है। तभी पीछे से जेड को दिखाया जाता है जो चिल्लाकर कहता है ओए सेकेंड ईयर वालों, हमारा स्कूल किसी इंसान को उसके सोशल स्टेटस से नहीं परखता। ये सुनकर यूरियन भी देख लेता है, लेकिन तभी एरा यूरियन को बचाने आती है, जहां एमसी सोच रहा होता है कि एरा सच कहूँ तो इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। पीछे से आते हुए जेड कहता है प्लीज़ उसे नीचे उतारो, तुम्हारी ये हरकतें स्कूल ऑफ मैजिक की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला रही हैं। ये सुनकर वही स्टूडेंट कहता है तुम्हारी ये हिम्मत, हम तुम्हारे सीनियर्स हैं। तभी वो गोरिल्ला गुस्से से एरा को एक पंच मार देता है और कहता है सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो। ये देखकर जेड शॉक हो जाता है और एरा के मुंह से काफ़ी खून निकल रहा होता है, जिसे देखकर एमसी भी शॉक होकर पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और सोचता है क्या इस ट्रैश मॉब वाले बंदे का दिमाग खराब हो गया है। तो क्या एमसी अपनी पावर इनके सामने दिखाएगा या नहीं, कमेंट करके बताओ। अब मानवा को कंटिन्यू करते हैं। ओए साले, सब्सक्राइब भी किया क्या? हाँ ठीक है, कर दिया होगा। नेक्स्ट पैनल में हमें फाइनली उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नेम ह्योवन होता है, जो एक रिटायर्ड वॉरियर होती है और हेडमास्टर के ऑफिस में होती है, जहाँ हेडमास्टर कहते हैं इस साल के एडवांस्ड क्लास की जिम्मेदारी संभालने के लिए आपका शुक्रिया। ये सुनकर ह्योवन कहती है हाँ खैर, इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। हेडमास्टर हंसते हुए कहते हैं थोड़ा एक्साइटमेंट तो दिखाओ, क्योंकि इस साल की एडवांस्ड क्लास स्कूल ऑफ मैजिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली होगी। ये सुनकर ह्योवन कहती है क्या मायने रखने वाली?
क्या आपका इशारा उन दोनों भाई बहनों की तरफ है? बहुत सारे नोबल्स के विरोध के बावजूद मैंने सुना है कि आपने उन्हें एडवांस क्लास में जगह दी और उनमें से एक को मैजिक ऑनर स्टूडेंट बनाया। लड़की की बात तो मैं समझ सकती हूँ, एक मामूली लो बॉर्न होने के बावजूद उसने अपनी तलवार में मैना इन्फ्यूज़ कर दिया। अगर वो किसी नोबल परिवार में पैदा हुई होती तो इस किंगडम में उसका फ्यूचर सबसे ब्राइट होता। हेडमास्टर कहते हैं, हाँ, एरा के पास सच में कमाल की स्किल्स हैं। ह्यूऑन कहती है, लेकिन मैं उसके भाई के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। ज़ीक का दावा है कि उसमें टैलेंट है, लेकिन अपनी बहन के अनलाइक उसने अभी तक कुछ साबित नहीं किया है। आपने फिर भी उसे एंट्री दी और स्कूल के इतिहास में पहली बार किसी को मैजिक ऑनर स्टूडेंट का दर्जा दिया। मेरा अंदाजा है कि आपकी मीनिंगफुल क्लास से मतलब वही लड़का है। हेडमास्टर कहते हैं, ह्यूऑन, क्या तुम्हें लगता है कि ये स्कूल ऑफ मैजिक अपना फ़र्ज सही से निभा रहा है? इसकी बुनियाद इसलिए रखी गई थी ताकि परिवार या स्टेटस देखे बिना टैलेंट को निखारा जा सके, लेकिन अब ये सिर्फ नोबल्स के बच्चों की खिदमत करने का जरिया बन गया है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो इस किंगडम के डिक्लाइन का कारण बन सकती है। ह्यूऑन कहती है, मेरी परवरिश बैटलफील्ड में हुई है, इसलिए आपकी ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि आपका इशारा इस तरफ है कि हालात बेहतर होंगे। मुझे आपके जजमेंट पर भरोसा है। हेडमास्टर थैंक्स कहते हैं। तभी ह्यूऑन कहती है, ज़रा बाहर देखो, और हमें वही गोरिल्ला दिखता है जो यूरियन को उठाकर पकड़े हुए है। ह्यूऑन कहती है, जिस उम्मीद पर आप इतरा रहे हैं, लगता है वो अभी बड़ी मुसीबत में है। ये देखकर हेडमास्टर कहते हैं, इनकी ये हिम्मत, स्कूल के अंदर ऐसा काम, मैं अभी इसे ख़त्म करता हूँ। लेकिन ह्यूऑन उन्हें रोकती है और कहती है, क्यों ना आप थोड़ी देर इंतज़ार करें और तमाशा देखें। मैं देखना चाहती हूँ कि आपने उनमें ऐसा क्या देखा है। फिर हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है जो उस गोरिल्ला से छूटकर जल्दी से एरा के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और जेड गोरिल्ला के सामने आकर फाइट करने लगता है, जहाँ जेड यूरियन से कहता है, एरा को नर्स के कमरे में लेके जाओ, और रही बात इन पंक्स की, जो उन्होंने किया है उसका हिसाब मैं खुद लूँगा। ये सुनकर छोटा स्टूडेंट कहता है, क्या तेरी ये हिम्मत? ओए छोटे बच्चे, हम 15 साल के हैं। लेकिन गोरिल्ला अपने मन में डरते हुए सोचता है, थोड़ा रुको, ये मेरी ग्रिप से कब छूटा? मुझे याद नहीं कि मैंने इसे कब छोड़ा। एमसी याद करता है कि जब इस कमीने ने एरा को मारा था, इसने अपनी मुट्ठी में मैना इन्फ्यूज़ कर लिया था। क्या इस ट्रैश मॉब वाले बंदे का दिमाग खराब हो गया है? क्या ये भूल गया है कि ये सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है? ठीक है, फिर अब वक्त आ गया है इसे सज़ा देने का, अपनी असली ताकत को छुपाते हुए। तभी जेड अपने बेयर हैंड से ही गोरिल्ला से लड़ने लगता है और गोरिल्ला सोचता है, अर्ग, ये मुझसे काफ़ी छोटा है, फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? फिर वो गोरिल्ला अपने साथी से कहता है, मैजिक का इस्तेमाल करो। वही स्टूडेंट अपनी मैजिक यूज़ करते हुए कहता है, हाँ, इन्हें थोड़ी तमीज़ सिखाते हैं। एमसी ये देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल के अंदर मैजिक यूज़ करने की? ये सुनकर यूरियन को चुप रहने को कहा जाता है, लेकिन एमसी नहीं मानता। जेड से पीछे हटने को कहता है और जेड यूरियन से कहता है, यूरियन, तुम अब तक एरा को नर्स के पास क्यों नहीं लेके गए? ये सुनकर एमसी अपना हील मैजिक एरा पर यूज़ करने लग जाता है और हील करने के बाद यूरियन जेड से कहता है, जेड, मैंने उसे ठीक कर दिया है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब तुम इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर सब बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि हेडमास्टर और ह्यूऑन भी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर यूरियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूरियन एरा से कहता है, क्या तुम ठीक हो? एरा, मैंने तुम्हारा जख्म भर दिया है, पर अभी थोड़ा आराम करो। तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक ऐसा तरीका जो मैंने अपनी असली ताकत को जंग में छुपाने के लिए सीखा है। लेकिन एमसी उन लोगों को देखकर सोचता है, हाँ, इन्हें अचानक क्या हो गया है? फिर हमें ह्यूऑन और हेडमास्टर का सीन दिखता है जहाँ ह्यूऑन कहती है, क्या यही वो वजह है जिसके लिए आपने उसे मैजिक का ऑनर स्टूडेंट चुना है हेडमास्टर? फिर हमें एरा और यूरियन को दिखाया जाता है जहाँ जेड कहता है, क्या तुमने अभी क्या किया? तुमने एरा के जख्म इतनी जल्दी कैसे हील कर दिए? ये सुनकर एमसी कहता है, कैसे से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने हील मैजिक यूज़ की और क्या? तभी जेड कहता है, यूरियन, हील तो बहुत ही, और जेड की इतना कहते ही हमें इस दुनिया के फैक्ट के बारे में बताया जाता है जहां यूरियन का छोटा भाई कहता है, बहुत दिनों बाद दिखे और हम 2 साल में स्कूल ऑफ मैजिक ज्वाइन करने वाले हैं। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हील क्या है। हील एक रेस्टोरेशन मैजिक है जो जख्मों का इलाज करती है। कास्टर की स्किल के हिसाब से हील का असर 5 से 15 मिनट तक रहता है और इसे ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जैसे किसी जख्म पर प्रेशर डाला जा रहा हो। दूसरे अल्फाज में, एक टॉप सेंट की हील को भी अपना पूरा असर दिखाने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं। हे बच्चों, ये बस एक रिमाइंडर है कि यूरियन की तरह शो ऑफ मत बनो और इंस्टेंट फुल रिकवरी हील मत यूज़ करना। अगली बार मिलते हैं। और इस दुनिया के फैक्ट के बारे में अभी के लिए बस इतना ही है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी शॉक्ड होकर सोचता है, ये तो मैं नहीं जानता था, क्या हील को तुरंत काम नहीं करना चाहिए? फिर हमें वही स्टूडेंट्स दिखते हैं जो सोचते हैं, तो इसलिए ये स्कूल का पहला मैजिक ऑनर स्टूडेंट है। और गोरिल्ला सोचता है, अर्ग, तेरी ये हिम्मत, लो बॉर्न के बच्चे। और जेड कुछ अलग ही सोचता है, अर्ग, तेरी हिम्मत कैसे हुई एरा को इम्प्रेस करने की? लेकिन ये सब देखकर कोई कहता है, अब बस बहुत हो गया। फिर वहीं ह्यूऑन की एंट्री होती है जो आकर कहती है, स्टूडेंट्स के बीच अब और कोई भी लड़ाई हुई तो उसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। ये देखकर एरा कहती है, ये अचानक कहाँ से आ गई? लेकिन एमसी सोचता है, तो ये वही है जो छिपकर हमें देख रही थी। फिर ह्यूऑन एरा और यूरियन को देखती है और स्माइल करते हुए सोचती है, लगता है ये साल सच में काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और सबको कहती है, सब लोग वापस जाओ, इस
बार मैं तुम सबको जाने दे रही हूँ क्योंकि स्कूल की आज से एक नए साल की शुरुआत हुई है। ये सुनकर सब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन वो गुरिल्ला अपने मन में सोचता है, अर्घ तुम कमीने बच्चों, तुमसे फिर मुलाकात होगी। फिर नेक्स्ट पैनल में हमें बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूरियन कहता है, वाह हमें अपने खुद के कमरे मिले हैं और यहाँ तो बेड भी है, एक असली बेड। एरा तुम्हारा डॉर्म रूम तो कमाल का है। हाँ, लेकिन एरा बहुत सीरियस लग रही होती है जिसे यूरियन नोटिस कर लेता है। तभी एरा यूरियन से कहती है, यूरियन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी काबिलियत है, इंस्टेंट फुल रिकवरी। मैंने सुना है कि ये एक ऐसी स्किल है जो दुनिया के किसी भी कोने में आज तक नहीं सुनी गई है। ये सुनकर यूरियन कहता है, हैं? ओह मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी बात है। एरा बात कंटिन्यू करती है कि जब तुम ग्रेजुएट होगे तो ज़रूर कोई बड़ी जगह तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए बुला लेगी। मुझे डर है कि कोई तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाएगा। एरा के मुंह से ये सुनकर यूरियन उदास हो जाता है, लेकिन तभी एरा कहती है, लेकिन मैं भी पीछे नहीं रहने वाली, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ और तुम्हारी हिफाजत करूँ। मैं भी एडवांस क्लास में हूँ ना, चलो जब तक हम यहाँ हैं अपनी पूरी कोशिश करते हैं। ये सुनकर यूरियन भी सहमत हो जाता है। नेक्स्ट पैनल में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास में इंस्ट्रक्टर कहती है, उम्मीद है कल तुम लोगों ने अच्छी तरह आराम किया होगा बच्चों, मैं ह्यूवन हूँ। ये देखकर स्टूडेंट सोचते हैं, क्या ह्यूवन वो एक एक्स वॉरियर है ना? यूरियन कहता है, ये तो वही है कल वाली, तो ये हमारी इंस्ट्रक्टर हैं एंड ये तो एक एक्स वॉरियर हैं। फिर ह्यूवन यूरियन और एरा से कहती है, तुम्हारे बेड्स कैसे थे, क्या वो आरामदायक थे? फिर ह्यूवन सबसे कहती है, मुझे यकीन है तुम्हें वो प्राइवेट रूम्स पसंद आए होंगे, है ना? वो स्वीट रूम्स जो तुम्हें दिए गए हैं वो सिर्फ एडवांस्ड क्लास का एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है। दूसरे अल्फाज में बाकी मामूली स्टूडेंट्स सिर्फ आम फैसिलिटीज़ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में तुम्हें सबसे बेहतरीन खाना मिलता है, सबसे अच्छी यूनिफॉर्म पहनने को मिलती है और शानदार सुविधाएं भी मिलती हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एडवांस क्लास में हो। ग्रेजुएशन तक इस क्लास में अपनी जगह बनाए रखो और सब लोग तुम्हें इज्जत और एडमिरेशन की नज़र से देखेंगे। ये सुनकर एरा और यूरियन कहते हैं, मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। फिर ह्यूवन कंटिन्यू करती है, लेकिन यहाँ एक डिमोशन सिस्टम भी है। भले ही तुमने एंट्रेंस एग्जाम के जरिए एडवांस क्लास में जगह बना ली हो, लेकिन अगर तुम्हारे ग्रेड्स गिरे तो तुम्हें रेगुलर क्लास में भेज दिया जाएगा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल जितने स्टूडेंट्स ने एडवांस क्लास से ग्रेजुएशन पूरी की उनका नंबर 0 था। तो मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम में से कितने लोग एडवांस क्लास ग्रेजुएट बनकर बाहर निकलते हो। ये सब सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है, ये तो काफ़ी एक्साइटिंग है। तभी ह्यूवन कहती है, अब वक्त है हमारे पहले लेसन का। लेकिन एमसी थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर सोचता है, 1 मिनट रुको, और फिर स्माइल करते हुए कहता है, लगता है मेरी शुरुआत काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर देखना हो तो लाइक, सब्सक्राइब और घंटे को पकड़कर तान लो। बाय बाय।